नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में आज ये हिंदी का संपूर्ण कोर्स जो बहुत कम समय में, अब केवल हमारे पास में प्रैक्टिस का ही समय बचा है, 10 से 15 दिन में एक रामबाण सीरीज आपको लिए लेकर के आए हैं। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें संपूर्ण हिंदी को हम कवर करने जा रहे हैं। मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं। मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं, मगर हार मत है मुसाफिर, ये ठोकरें ही चलना सिखाती हैं। आइए साथियों, संपूर्ण हिंदी को हम कवर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको डेली एक सीरीज मिलेगी। इसमें 20 क्वेश्चन आपके होंगे और 20 क्वेश्चन वो जानदार, शानदार, लाजवाब होंगे जो निश्चित तौर से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और गत वर्षों में भी कहीं ना कहीं वो आए हुए होंगे। आइए बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये आज का 1 है। पहला ही शुरू करते हैं। देखिए, हमारी स्क्रीन पर पहला ही सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। आज पहले ही कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो वर्णमाला के आधार पर आधारित है। वर्णमाला एक ऐसा हिंदी का टॉपिक है, हिंदी का जान है, हिंदी का बेहतरीन वाला प्रकरण है कि यदि आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप संधि को बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, जिसका पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया है आ, दूसरा दिया है दीर्घ ई, तीसरा दिया है ओ और चौथा दिया है ओ। इनमें से पूछा कि कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको, देखिए आंसर तो मैं तुरंत बता देता कि इसका आंसर जी डी है या ओ है, सी है या बी है, लेकिन उससे पहले मैं इसका विश्लेषण बताना चाहूंगा आपको कि मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं भैया 3 प्रकार के, जिसमें पहले का नाम होता है हिरस्व स्वर, इसी का नाम होता है मूल स्वर, इसी का नाम होता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसी का नाम होता है जड़ स्वर, इसी का नाम होता है प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। इनकी संख्या 4 होती है और वो 4 कौन होते हैं? ए, ई, उ और री। देखिए, दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर, इसी का नाम क्या होता है? गुरु स्वर, इसी का नाम होता है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। वो कौन कौन है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। लेकिन इनमें वास्तविक रूप से दीर्घ स्वर जो है वो केवल कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसीलिए इन तीनों को दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है, दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। अब इसमें ए और ओ, इन दोनों को क्या कहा जाता है? गुण संधि स्वर कहा जाता है, गुण संधि स्वर कहा जाता है। आई और औ को वृद्धि संधि स्वर कहा जाता है, वृद्धि संधि स्वर कहा जाता था। इसलिए ये चारों आपके सामने ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं और 3 आपके दीर्घ संधि स्वर हो जाते हैं। अगला यदि मात्रा के आधार पर बात करें तो उसका नाम होता है प्लुत स्वर। जैसे मैं लिखूं ओम, अर्थात एक मात्रिक स्वर ह्रस्व को कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहेंगे, और जिनमें एक मात्रिक से द्विमात्रिक से अधिक समय लगता है उसको त्रिमात्रिक कहा जाएगा। इसीलिए यहां पर के प्लुत स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हुए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें पहला ही सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा दीर्घ स्वर आ भी है, ई भी है और उ भी है, लेकिन हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। वो कौन है? ओ नहीं है। इसको हम संयुक्त स्वर में गिनेंगे। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। जिह्वा के आधार पर, देखिए यहां पे एक थोड़ा सा त्रुटि है, लिखा है जिह्वा के आधार पर या जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आंसर पहला है 2, दूसरा आंसर है 3, तीसरा आंसर है 4 और चौथा आंसर है 6। चलिए साथियों, बताइए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैं इस क्वेश्चन के बताने से पहले, राइट आंसर बताने से पहले इसकी व्याख्या के तह तक जाना चाहूंगा कि इसका तथ्य क्या है। तो देखिए, जिह्वा, ये एक आकृति बना लेते हैं, ये जीभ बनी हुई है और इसके हम 3 भाग कर लेते हैं। ये अग्र है, ये मध्य है और ये पश्च हो जाता है। अग्र, मध्य और पश्च। वर्णमाला से निश्चित तौर से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे।
अग्र मध्य पश्च। इसकी ट्रिक क्या है कि आप मध्य में ए रख लीजिए। जब ए को हम 2 से 3 बार बोलेंगे तो हमारी जीभ बीचों बीच स्थिर हो जाएगी, मध्य में आ जाएगी। और ए के बाद अग्र है, अग्र को थोड़ी देर के लिए बोलिए अग्रीय। अग्रीय, ई मतलब ई ई ए आई और री। इसके बाद आ उ ओ और औ, ये आपके पश्च हो जाते हैं। तो देखिए जीव की स्थिति के आधार पर एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो अब आप ही बताइए कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारी स्क्रीन पर कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। साथियों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जिसका पहला आंसर है अक्षर, दूसरा आंसर है स्वर, तीसरा है शब्द और चौथा है व्यंजन। बताने का प्रयास करें कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि भाषा के मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसका आंसर क्या है? ध्वनि। लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसका आंसर क्या है? वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसका आंसर है शब्द। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो क्या है? वाक्य। सबसे छोटी ध्वनि, उससे बड़ी वर्ण, उससे बड़ी शब्द और उससे बड़ी वाक्य। ये क्या है? आधार पे है। लेकिन यदि पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण। वर्ण के क्या अर्थ होते हैं? 3। वर्ण माने रंग होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है और वर्ण का अर्थ जाति होता है। ये क्या हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा कि वर्ण के 3 अर्थ हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से वर्ण का अर्थ नहीं होता। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है और वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। अक्षर का मतलब है ए का मतलब नहीं और क्षर का मतलब विनाश। और न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण ना हो, खंड ना हो, टुकड़े ना हो, उसको हम अक्षर कहते हैं। अब बात यह प्रश्न से है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ होता हो उसे तो हम शब्द कहते हैं, लेकिन एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन को भी जान लें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। इस कै का आज से क्या होगा? कै धन ए, अर्थात इसमें एक मिला है और कै ये तिरछी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रश्न संख्या 4 के ई चे छे जे झे आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? ई चे छे जे झे का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, ओष्ठ से होता है या तालव्य से होता है? बताइए किससे होता है। देखिए आज संपूर्ण हिंदी वर्णमाला, संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। आपने आज तक ऐसा कहीं सुना नहीं होगा। आज के बाद आपसे कोई भी किसी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान एक ही लाइन में आप याद करने का प्रयास करेंगे। वो क्या है? पहला लिखा है आहा कवि कंठा, आहा कवि कंठा। आगे लिखा है इच यस तालु। आगे लिखा है रट ऋषि मूर्धा। आगे लिखा है तुलसी दंता, तुलसी दंता। आगे लिखा है उफ होठ। आगे लिखा है केटी को दो। देखिए इतने से स्पेस में जो ये लिखा है कि हिंदी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान, एक ही लाइन में आपकी पूरे हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान सामने लिखा हुआ है। इससे बेहतर कोई ट्रिक हो नहीं सकती। आहा कवि कंठा, इसका मतलब ए और आ, है का मतलब है और कै का मतलब कै वर्ग और वी का मतलब विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। ई का मतलब ई और दीर्घ ई, चे का मतलब छे वर्ग और ये और सलजम वाला से अर्थात तालव्य से, इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। अगला रट ऋषि मूर्धा, रे टे वर्ग और रे ऋषि और मूर्धन्य से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा कहें, मूर्धन्य कहें। तुलसी दंता, ते वर्ग पूरा, ते वर्ग, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, के चे टे ते पे, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, इस प्रकार 25 हो जाती है। ते वर्ग, ले और से,
इनका उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। उफ होठ का मतलब उ और दीर्घ उ, और फे किस वर्ग में आता है? पे वर्ग में आता है। इन सब का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। केटी का मतलब क्या है? ए और आई। कंठ ओष्ठ का मतलब क्या है? ओ और औ। और दंतोष्ठ का मतलब एक उच्चारण है वे। तो देखिए साथियों, ये पूरी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उसने पूछा क्या है? ई चे छे जे झे का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आप देखिए, इच यस तालु, ई और ई तालु से। चे वर्ग किससे? इच यस, चे वर्ग पूरा ही पूरा आ गया, तो ये किससे होता? तालु से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। तो आपका चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से इसका उच्चारण स्थान किससे होता है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए साथियों, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वर तंत्र में कोई अवरोध पैदा नहीं करता, उसको स्वर कहा जाता है। और वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसको व्यंजन कहा जाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर होगा। जो स्वरों से उच्चारित होते हैं उसको व्यंजन कहते हैं, और जो स्वयं से उच्चारित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? आज स्वर और व्यंजन का पूरा आप जो है ना डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या भैया 4 होती है, और इसका वास्तविक क्रम जो बहुत जगह गलत मिला होगा आपको, वास्तविक क्रम होता है ये, वे, रे और ले होता है, जिसमें ये और वे को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये और वे को अर्ध स्वर कहा जाता है, रे को लुंठित कहा जाता है, और ले को पार्श्विक कहा जाता है। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यूं तो मैं भी बता देता कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, टिक करो, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है कि एक ही क्वेश्चन में हम प्रयास करें कि 2 से 3 सवाल निश्चित बनने चाहिए, तब जाके पढ़ने का मजा आएगा। 20 क्वेश्चन है तो 20 में कम से कम हमें 50-60 क्वेश्चन बनाने चाहिए, तब जाके प्रैक्टिस सेट का मजा है, वरना 20 क्वेश्चन का फायदा क्या है? तो 20 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। आप स्वयं से भी क्वेश्चन क्रिएट करिए। तो निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, बताइए कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? वे। और वे को वैसे भी क्या कहा जाएगा? अर्धस्वर। कई बार आपसे पूछ लेगा, बताइए हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ये का उच्चारण स्थान किससे होता है? फिर बड़ा शानदार बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। अभी मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, आहा कवि कंठा, इच यस तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता। तो उसी से प्रयास करें। इच यस तालु, देखिए इच यस, और आगे क्या लिखा है? तालु। तो ये का क्या हुआ? ये का उच्चारण स्थान तालु। ई से क्या हुआ? ई और दीर्घी। चे से क्या हुआ? छे वर्ग हो गया पूरा, और से क्या हुआ? सलजम वाला से हो गया। तो ये क्या हो गए? सबका उच्चारण स्थान किससे होगा? तालु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सुंदर सवाल दिया है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। कई एग्जामों में सवाल आ चुका है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। सबसे पहले आप समझें कि देखिए ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ना, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, इसको घर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। स, 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 ह, ये तालव्य से है। ये यूपी पुलिस 2018 में सवाल पूछा था, किससे किस से उच्चारित होता है, तो ये तालव्य से है। ये मूर्धन्य से है, ये मूर्धन्य से है, और ये दंते से है। और ये क्या है? काकल्य। ये काकल्य ध्वनि है, ये काकल्य ध्वनि, इसी को अली जिह्वा वर्ण भी कहते हैं, इसी को अली जिह्वा वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? काकल्य वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन काकल्य वर्ण है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं?
अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। बड़ा ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसमें एक एक सवाल आने लायक है, बस आप पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करिए और इस प्रैक्टिस सेट से बनने वाले सभी सवालों का अध्ययन करें। देखें, अंतस्थ अभी बताया था भैया, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। इस प्रकार दोनों को मिला के संख्या कितनी हो जाती है 8। उसने क्या पूछा है, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए 4, उसने क्या पूछा है ऊष्म व्यंजन में कितने हो गए 4, तो कुल संख्या कितनी हो गई 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब है घरसी, घरसी मतलब रगड़, जिसमें रगड़ पैदा होती है वहां ऊष्मा बनती है, अर्थात ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन में मैंने बताया था कि इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या स स स और है, इसमें से कौन सा है। तो इसका तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हिंदी भाषा में कुल, वो कह रहा है कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं। लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का मतलब है लिखने की कला, पहले ये समझें, लिखने की कला। लिपि का मतलब है लिखने की कला, लिखने की कला को क्या कहते हैं, लिपियां। अब वो लिपि कितनी हैं हिंदी में, तो उसका आंसर क्या होगा 52। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुल लिपियों की बात की है उसने, कुल वर्णों की बात करी है, तो क्या होगा 52। यहां पे एक सवाल मैं आपको बताना चाहूं कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हिंदी में स्वर कितने हैं, स्वर 11 हो जाएंगे और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 33 हो जाएंगे। इस प्रकार 44 वर्ण हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 या 13 दोनों आ जाए तो 11 सही होगा और नहीं तो 13 सही होगा। अगर व्यंजनों की बात करें तो 33 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। इसकी चर्चा अगले प्रैक्टिस सेट में और गहराई से करेंगे। इससे पहले अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। देखिए साथियों, यदि पहला वर्ण आधा हो, दूसरा वर्ण पूरा हो और दोनों समान हो तो उसको द्वित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वित्व। कैसे, दिल्ली, बिल्ली, चक्की, मिट्टी, रस्सी। इस तरह से पहला वर्ण यदि आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें यही पूछा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, वह कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन से देखिए फिर तीसरा सवाल आ गया है, वह कौन सा व्यंजन है। आपको बताया था अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और वो 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, ये, वे, रे और ले। अब इसमें से अंतस्थ व्यंजन वह कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पे, फे, बे, भे, में आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। पे, फे, बे, भे, में आदि का उच्चारण स्थान क्या होता है। अभी आपको बताया था उफ होठ, बस जरा सा याद करना है, उफ होठ। इस होठ को ही हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठ। ये तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। और उफ का मतलब उ और दीर्घ उ, और फे किस वर्ग में आता है, पे वर्ग में आता है। इस प्रकार से पूरे संपूर्ण पे वर्ग का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दिया है, फे भी दिया है, बे भी दिया है, भे भी दिया, मैं, पे, फे, बे, भे, में, अर्थात पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए अभी महाप्राण अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं पहले एक बार। देखिए अल्प प्राण, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क्योंकि वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, के, चे, टे, ते, पे। देखिए साथियों, एक ही सवाल में आप ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालने का प्रयास करें। के वर्ग में कौन आते हैं, के, खे, गे, घे, और इसको क्या बोलते हैं, अंग। चे, छ, जे, झे, और ये कौन है,
इ, टे, ठे, डे, ढे, और ये कौन है, अण, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और में। ये कैसे मैं तक हमारे कितने वर्ण हो गए, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनको ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 25 हो गए, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो किसी भी वर्ग का पहला, ये वाला पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कम प्राण, कम वायु, कम ध्वनि, कम श्वास की जरूरत पड़ती हो, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है, ये, वे, रे और ले। तो महाप्राण हो गया, अंतस्थ हो गया, अल्प प्राण हो गया। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण तालिका के अनुसार, वो यानी अर्थात वर्णमाला के अनुसार हमारा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। एक क्वेश्चन आया था कि बताइए जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, या मात्रा के आधार पर कितने होते हैं। तो ह्रस्व किसका हिस्सा है, दीर्घ किसका हिस्सा है और प्लुत किसका हिस्सा होता है। तो देखिए, एक नाम है ह्रस्व, एक नाम है दीर्घ और एक नाम है प्लुत। ये तीनों ही उच्चारण, तीनों ही स्वर, ये किसके आधार पर होते हैं, मात्रा के आधार पर होते हैं। मात्रा के आधार पर, अर्थात मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार ये स्वरों के भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर होगा। अर्थात वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं, वे स्वर होते हैं। अगला सवाल, आपके सामने अगला सवाल लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें पहला आंसर लिखा है से है, दूसरा है ते, थे, दे, धे, तीसरा दिया टे, ठे, डे, ढे और चौथा दिया चे, छे, जे, झे। हिंदी वर्णमाला में, उसने क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपको बताए थे, ऊष्म व्यंजन यही पहला इसका आंसर होगा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। इसी को घर्षी व्यंजन कहा जाता है। यही साइड में 2 बिंदु आप याद रखना। चे वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ग कहा जाता है, व्यंजन वर्ग कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहां पे दूसरा बिंदु याद रखना है कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। सघोष का ही नाम क्या होता है, घोष होता है। यहाँ एक शब्द आया घोष, घोष का अर्थ क्या होता है, गूंज होता है। क्या होता है, गूंज। कहें कंपन कहें या नाद कहें या भारीपन कहें, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में गूंज होती हो, कंपन होती हो, भारीपन होता हो, नाद होती हो, आवाज होती हो, उनको सघोष कहा जाता है। इसी क्रम में एक पॉइंट और याद रखेंगे, किसी वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष होता है। एक उपसर्ग रूप में लगा है तो ए का अर्थ नहीं, और घोष का मतलब हुआ नाद। जिनके उच्चारण में कंपन न हो, नाद ना हो, उसको अघोष कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वो 4 है। और वो कौन कौन है, से है। इसमें भी एक बात याद रखनी है, इसका उच्चारण किससे होता है, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है और ये दंते से है। और है को हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया है, ये रे ले वे व्यंजन को क्या कहा जाता है। ये रे ले वे व्यंजन को क्या कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये रे ले वे को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर पुनः बताने का प्रयास करता हूं कि ये रे ले वे को हिंदी में ये 4 वर्ण होते हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें भी ये
और वे को अर्ध स्वर कहा जाता है। रे को लुंठित कहा जाता है। ले को पार्श्विक कहा जाता है। इस प्रकार से ये रे ले वे को हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण, देखिए ये जो लिखा है ये घोष होना चाहिए। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? अभी आपको बताया था कि घोष का मतलब होता है गूंज या नाद। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यदि होता है तो उसको हम घोष वर्ण कहते हैं। इसमें हम देखेंगे चे तो हमारा पहला ही आ गया, चे वर्ग का पहला है, चे छे जे जे, तो ये तो हो नहीं सकता। कै भी पहला आ गया, टे भी पहला आ गया। अब ये जे क्या है? चे छे जे, अर्थात ये तीसरा है, तो इसीलिए तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, जे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ का मतलब जो होठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। अभी आप देखिए ए, आ, ई, उ, तो कौन सा ओष्ठ से उच्चारित होगा बताइए? ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है आपका, जिसका राइट आंसर क्या होगा? उ होगा। देखिए स्वरों के उच्चारण स्थान यदि मैं लिखना चाहूं तो आप दिए गए स्वरों को ऐसे लिख लीजिए, ए आ, ई उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये दिए गए स्वर 11 आपके सामने लिखे हैं। यदि इनका उच्चारण स्थान याद करना है तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, के टी ओम के टी को, के टी ओम के टी को। मतलब क्या हुआ? कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। इस प्रकार से दिए गए स्वर जो हमारे 11 दिए हैं उन सब का ये उच्चारण स्थान है। उसमें याद करना है आपको के टी एम डी ओ, के टी ओम के टी को, के टी ओम के टी को, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ। तो निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ वर्ण है? तो वो कौन हो जाएगा? आपका उ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उ हो जाएगा। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला के ये दिए गए स्वर हैं। क्योंकि मानक स्वर कितने होते हैं? देखिए मानक स्वर की बात करी जाए तो मानक स्वर की संख्या कितनी है? 11। इसमें एक ये होता है जिसका नाम क्या होता है? अनुस्वार होता है। दूसरा ये है, इसका नाम विसर्ग होता है। इन दोनों का मिला के नाम यदि है तो वो नाम होता है अयोगवाह। अयोगवाह, ए माने नहीं, योग माने जुड़कर, वाह माने वहन होना। अयोगवाह। कई बार पूछ लेता है कि बताइए हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो वो 2 है। एक कौन है? अनुस्वार, और एक कौन है? विसर्ग। इस प्रकार से साथियों आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को पढ़ने की हल करने का प्रयास किया। और ये 20 क्वेश्चन वो आपके बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है जहां से आपको हिंदी वर्णमाला से निश्चित ही प्रश्न मिलेंगे। और इसका पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। निश्चित ही उसको निकलवा करके अध्ययन करें। और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। कल आपको फिर पुनः दूसरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।